जम्मू कश्मीर में एक बड़े घटनाक्रम में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने पृथकतावादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से दिया इस्तीफा। एक वीडियो और प्रेस बयान में गिलानी ने कहा, हुर्रियत के वर्तमान हालात को देखते हुए संगठन से अलग होने का लिया फैसला। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। हिजबुल मुजाहिदीन के डोडा डिस्ट्रिक्ट कमांडर मसूद समेत 3 आतंकवादी ढेर। डोडा जिला अब पूरी तरह आतंकवाद से मुक्त। असम के 23 जिलों में बाढ़ के कारण करीब 9 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। बिहार में भी उफान पर महानंदा नदी। एनडीआरएफ की 70 टीम बाढ़ प्रभावित राज्यों में तैनात। अगले 2 दिन में पूर्वोत्तर और बिहार में कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान। महाराष्ट्र में पूरी तरह खत्म नहीं होगा लॉकडाउन, बल्कि चरणबद्ध तरीके से मिलेगी छूट। कल से गुवाहाटी में लागू हुआ 14 दिन का पूर्ण लॉकडाउन, तो वहीं मणिपुर में भी 15 जुलाई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। भारत में 3,21,000 से अधिक कोरोना के मरीज स्वस्थ। रिकवरी रेट हुई 58.67%। 2,10,120 सक्रिय मामले। वहीं दुनिया भर में संक्रमित मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार। 5 लाख से अधिक की मौत। अमेरिका में 25 लाख से अधिक लोग संक्रमित, करीब 1.25 लाख लोगों की मौत। ब्राजील में भी हालत खराब। पाकिस्तान में कराची स्टॉक एक्सचेंज पर बड़ा आतंकी हमला। 4 आतंकियों समेत 9 की मौत, कई घायल। नमस्कार और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कश्मीर में कट्टरपंथी पृथकतावादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने पृथकतावादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस छोड़ने की घोषणा की है। गिलानी ने 2 पेज के पत्र और एक वीडियो मैसेज के जरिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ अपने संबंधों को समाप्त करने की घोषणा की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस फोरम से मुकम्मल अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान करता हूँ। इस ज़िमन में फोरम की तमाम इकाइयों को एक तफसीली ख़त के ज़रिए मुतल्ला किया गया है। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। सैयद अली गिलानी। तो अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे दिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में तड़के सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। केंद्र शासित प्रदेश के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रही मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हो गए। पुलिस के मुताबिक मारे गए 3 आतंकियों में से 2 लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे, जबकि तीसरा आतंकी मसूद हिजबुल मुजाहिदीन का डोडा डिस्ट्रिक्ट कमांडर था। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक मसूद के मारे जाने के साथ ही जम्मू जोन में स्थित डोडा जिला पूरी तरह से आतंकियों से मुक्त हो गया है। मारे गए आतंकियों के पास से एक AK-47 और 2 पिस्तौल बरामद किए गए हैं। अनंतनाग के कुलचौहर इलाके में एनकाउंटर जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का संयुक्त अभियान था। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज लद्दाख के लिए पार्टी की जनसंवाद वर्चुअल रैली को संबोधित किया। पुरी ने देश के सामने मौजूदा कोरोना संकट और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विवाद के समाधान के लिए कहा कि इन दोनों समस्याओं को हम अपने जज्बे को और मजबूत करके खत्म कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि देश भर में जो हम आज स्पिरिट देख रहे हैं, उससे कोविड का चैलेंज और दूसरा चैलेंज वो हम बहुत जरूर मजबूत तरीके से ओवरकम करेंगे और इससे आपके यहां की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो और भी आगे बढ़ेगी, तेजी से बढ़ेगी।
असम में बाढ़ की स्थिति अब भी चिंताजनक बनी हुई है। राज्य के 23 जिलों में 2000 से अधिक गांव, तकरीबन 9.25 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। अरुणाचल प्रदेश और असम के ऊपरी इलाकों में लगातार तेज बारिश की वजह से राज्य की तकरीबन सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पिछले 24 घंटों में बारपेटा जिला बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जहां तकरीबन 1,35,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में बाढ़ की वजह से 2 और लोगों की मौत के साथ ही राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के मकसद से राज्य सरकारों ने विभिन्न बाढ़ प्रभावित इलाकों में 193 राहत और बचाव केंद्र स्थापित किए हैं। तकरीबन 27,000 लोगों ने इन राहत शिविरों में शरण ली है। बिहार के कई इलाकों में भी बाढ़ के कारण स्थिति गंभीर हो गई है। महानंदा नदी के उफान में आने के कारण सीमांचल क्षेत्र में बाढ़ आ गई है। महानंदा का जलस्तर इसके बहाव वाले अधिकांश क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है। राज्य में अन्य नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। अररिया में लगातार हो रही बारिश से नेपाल से बहने वाली परमान नदी में पानी का उफान आने के बाद कुशवाहा के गाढ़ा, उसरी सहित निचले इलाके में बाढ़ का पानी फैल गया है। इस कारण कुर्साकाटा और फारबिसगंज बाजार समेत जिला मुख्यालय आने जाने वाले लोगों का सीधा संपर्क टूट गया है। वहीं कटिहार में महानंदा का जलस्तर झुआ, घरखल और आजमनगर में खतरे के निशान को पार कर गया है। कटिहार में जिला प्रशासन ने सभी एहतियाती उपाय किए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 2 दिनों में पूर्वोत्तर और बिहार के कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, यानी आने वाले दिनों चुनौती भरे हैं। मानसून ट्रफ की पोजीशन है, ये क्लोज टू फुटहिल्स है और आने वाले 4-5 दिनों में यही पोजीशन रहने वाली है। उसके प्रभाव से हम उम्मीद कर रहे हैं कि बिहार और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में वाइड स्प्रेड एक्टिविटी में 75% स्टेशन से ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी रहने की उम्मीद है और उसके साथ हैवी टू वेरी हैवी फॉल बिन 10 से 12 सेंटीमीटर रेनफॉल एक्टिविटी स्पेसिफिकली बिहार में आने वाले 2 दिनों में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी ये एक्टिविटी आने वाले 4-5 दिनों में कंटिन्यू रहेगी। और उसके बाद जैसे ही मानसून ट्रफ थोड़ा उसकी पोजीशन चेंज होगी, साउथ की तरफ आएगा, तो वी मे एक्सपेक्ट रेनफॉल एक्टिविटी ओवर जो पंजाब हरियाणा इस रीजन में फिर आना थोड़ा एक्टिविटी इंक्रीज होगा। असम और बिहार में बाढ़ के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की और स्थिति की जानकारी ली। अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और हिमंत बिस्वा शर्मा से ब्रह्मपुत्र नदी और गुवाहाटी में भूस्खलन के बारे में जानकारी ली और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार असम के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर बात की और बिहार के लोगों को इस मुश्किल घड़ी से निकालने के लिए राज्य सरकार की हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसके अलावा असम और बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल में बाढ़ के हालात को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों के लिए विभिन्न राज्यों में एनडीआरएफ की 70 से ज्यादा टीमों को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की 20 टीम इस समय असम में मौजूद हैं, जिसमें से 11 टीम को बाढ़ की आशंका वाले जिलों में तैनात किया गया है या फिर बचाव कार्यों में लगाया गया है। असम में 9 टीमों को रिजर्व में रखा गया है। बात करें बिहार और पश्चिम बंगाल की, तो दोनों राज्यों के अलग अलग जिलों में एनडीआरएफ काम में लग गई है। बिहार में 12 टीम तैनात हैं तो 2 टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में 10 टीमें तैनात हैं तो यहां 7 टीमों को स्टैंड बाय रखा गया है। सरकार ने एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की समय सीमा 2 महीने बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी है। यह समय सीमा तीसरी बार बढ़ाई गई है। राष्ट्रीय विमान कंपनी के लिए विनिवेश प्रक्रिया इस साल 27 जनवरी को शुरू की गई थी। एयर इंडिया की बिक्री संबंधी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में संशोधन पत्र जारी करते हुए निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने कहा है कि कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति के कारण इच्छुक बोलीदाताओं की मांग पर समय सीमा बढ़ाई गई है। इसके अलावा सफल बोलीदाताओं को परिणाम की जानकारी देने के लिए अंतिम तारीख भी बढ़ाकर 14 सितंबर 2020 कर दी गई है। विनिवेश प्रक्रिया के अंतर्गत एआई एक्सप्रेस लिमिटेड में एयर इंडिया की 100% शेयरधारिता और एयर इंडिया स्टेटस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में एयर इंडिया की 50% हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव भी शामिल है। 2018 में सरकार ने विमान कंपनी की 76% हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव किया था।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समय दिल्ली में हैं और कहा जा रहा है कि कल उनके मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इससे पहले कल दिल्ली में शिवराज सिंह चौहान ने नरेंद्र सिंह तोमर सहित कई बड़े भाजपा नेताओं से मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि चौहान आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा कर सकते हैं। पिछले दिनों शिवराज सिंह ने कहा था कि मध्य प्रदेश में पार्टी अध्यक्ष के स्तर पर नामों पर लगभग सहमति बन गई है, लिहाजा अब केंद्रीय नेतृत्व यानी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जल्द दिल्ली में चर्चा कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने भी शिवराज सिंह के साथ दिल्ली दौरे पर हैं। इस बीच आज राजभवन से जुड़ी भी एक खबर आई है। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। दरअसल मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की तबीयत खराब है और वो लखनऊ स्थित एक अस्पताल में भर्ती हैं। असम में कोरोना केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से राजधानी गुवाहाटी में 14 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन का असर भी देखने को मिल रहा है। सड़कों पर सन्नाटा है और बाजार बंद हैं। जगह जगह पुलिस की ओर से बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही है। पुलिस का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लॉकडाउन के दौरान शुरुआती दिनों में सब्जी और किराना की दुकानों को लेकर भी कई प्रतिबंध रहेंगे। वहीं तेलंगाना में हैदराबाद के सबसे बड़े थोक बाजार बेगम बाजार के दुकानदारों ने रविवार से 8 दिनों तक दुकानें बंद रखने का फैसला किया है। यहां के कारोबारी संघ का कहना है कि एहतियाती कदम के तौर पर 28 जून से 5 जुलाई तक दुकानें बंद रखने का फैसला किया गया है। कर्नाटक में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि अगले आदेश तक 5 जुलाई से हर रविवार को लॉकडाउन लागू रहेगा। इसके साथ ही रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, जो 29 जून से लागू होगा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 19 जून से 12 दिन का लॉकडाउन लागू है। नए आदेश में आवश्यक चीजों की अनुमति दी जाएगी। इसमें दूध, अस्पताल और अन्य फार्मेसियां शामिल हैं। वहीं मणिपुर में राज्य सरकार ने लॉकडाउन 15 जुलाई तक बढ़ा दिया है। मणिपुर में अंतर जिला बस सेवा का संचालन 1 से 15 जुलाई के बीच जारी रहेगा और इस दौरान कोविड-19 से संबंधित सभी सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। हालांकि इस दौरान अन्य किसी सार्वजनिक परिवहन के संचालन की अनुमति नहीं रहेगी। भारत कोरोना संक्रमण की महामारी के खिलाफ लड़ाई में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार की ओर से किए गए प्रयासों से काफी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। हर रोज संक्रमण के सक्रिय मामलों की तुलना में ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक होने वाले लोगों की संख्या एक्टिव केस के मुकाबले 1,11,000 अधिक हो गई है। देश में इस समय 2,10,120 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि 3,21,722 लोग अब तक इस गंभीर बीमारी से ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों का दर फिलहाल 58.67% है। भारत में अब कोविड-19 को समर्पित 1,036 डायग्नोस्टिक लैब हैं। इनमें 749 सरकारी और 287 प्राइवेट लैब हैं। वर्तमान में भारत में 1,77,529 आइसोलेशन बेड, 23,168 आईसीयू बेड और 78,060 ऑक्सीजन युक्त बेड के साथ 1,055 समर्पित कोविड हॉस्पिटल्स हैं। 1,40,099 आइसोलेशन बेड, 11,508 आईसीयू बेड और 51,371 ऑक्सीजन समर्थित बेड के साथ 2,400 कोविड स्वास्थ्य केंद्र भी संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही 8,34,128 बेड वाले 9,519 कोविड केयर सेंटर भी हैं। केंद्र ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को 1,87,000 से ज्यादा N95 मास्क और 1,16,000 से ज्यादा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी PPE किट भी प्रदान किए हैं। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 16,475 हो गई है, जबकि कुल मामलों की संख्या 5,48,318 है। Audio Jungle.